सर एक चीज और जानिए, ऋतुचर्या, दिनचर्या और फास्टिंग, हाँ, इसका एक कॉन्सेप्ट आपसे। ऋतुचर्या तो आयुर्वेद में देखो ऋतुओं के हिसाब से वात पित्त कफ की जो उन्होंने बताया है कि जैसे शरद ऋतु में कहा है कि पित्त का प्रकोप होता है, हेमंते नित्य श्लेष्मा बसंते कफ रोगकृत। अब बसंत ऋतु आ रही है आपकी, अब कफ के रोग आएंगे। नेचुरल वे से हमारा जो है ना, हमारे सात सूत्र क्या दिया है, वह अहो रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य आदि का कर्मात। इस सूत्र का अर्थ बता सकता है कोई? वह अहो रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य आदि का कर्मात। बड़ा सुंदर क्वेश्चन किया है इन्होंने, कि मैंने पहले डिस्कस किया था बेटे। हाँ शाबाश, बोलो, ठीक बोल रही है, ठीक बोल रही है। हाँ समझ रहा हूँ, तो मैं बोला हुआ है इसके ऊपर आपको। वह मैंने हमारी जो एज है, एज के हिसाब से, अहो मैंने दिन के हिसाब से, रात्रि के हिसाब से, वह अहो रात्रि भुक्तानाम भोजन के हिसाब से हमारे जो है काल फिक्स किए हुए हैं। वह मैंने एज, जब हमारा बचपन होता है तो नेचुरल वे से हमारा कफ ज्यादा होता है, जब हम जवानी में आते हैं नेचुरल वे से पित्त बढ़ता है, और कब जब ओल्ड एज आती है तो हमारा वात होता है। ठीक है, इसी तरह दिन के भी 4 काल है, जैसे 6 से लेके 10 बजे का काल जो है वो किसका काल है भला? कफ का काल है। फिर उसके बाद पित्त का काल है 10 से 2 बजे का। तभी कहते हैं लंच करो प्रॉपर, उसमें अपना प्रॉपर खाना खा लो। और फिर उसके काल में, क्योंकि अग्नि प्रदीप्त है वह, पर दिन के टाइम में अगर खाना खाओगे, जैसे उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की है, तो अगर आपने सवेरे 7 बजे या 9 बजे खाना पहला खाया और रात का जो है वो 7 बजे तक खत्म कर देते हो, तो आपको वो खाने के लिए पूरी विंडो बन गई ना, 10 घंटे की विंडो में खा लो जो कुछ खाना है, फिर मत खोलो पेट अपना मुंह को, आपकी अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी। वो जो है इंसुलिन की जो स्पाइक है वो अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो आयुर्वेद के कंसेप्ट से तो ये देखिए, वह अहो रात्रि भुक्तानाम, रात का भी यही है, काल के हिसाब से है। फिर उसके बाद भोजन के भी पहला काल जो है कफ का काल है, फिर पित्त का, फिर उसका अवस्था पाक के हिसाब से है ना, वह अहो रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य आदि को कर्मा। इस सूत्र में सारा कुछ आ गया। अब यह कि ऋतुओं के ऊपर, जैसे हमारे ऋतुओं को बांटा हुआ है ना, कौन कौन सी 6 ऋतुएं हमारी? शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, है ना। शिशिर ऋतु में जो है वो आपका जो जनवरी फरवरी का मंथ है। ठीक है, अब मार्च अप्रैल जो है वो बसंत ऋतु आ रही है। इसमें आपका हेमंते नित्य श्लेष्मा बसंते कफ रोग। अब ये कफ का काल है, कफ के रोगों ने पहले जो संचय हुआ था कफ का, वो अब जो है बसंत ऋतु में करेगा। ठीक है, वर्षा ऋतु में कौन सा दोष का प्रकोप होता है? वात का प्रकोप होता है ना। वर्षा ऋतु में वो है वात का प्रकोप होएगा, तो फिर वात की बीमारियां आएंगी। और शरद ऋतु में फिर क्या, उसी वात को शांत करने के लिए जो भी लिखा हुआ है, वर्षा ऋतु में फिर घी का रिकमेंडेशन है ना, घी को शांत लेना चाहिए। ऋतुओं के हिसाब से बताना है, वही रस बताना है कि बसंत ऋतु चल रही है तो बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप है, तो हमें कौन से रस देने हैं? कटु तिक्त कषाय। सीधा फार्मूला है, बस आपने कटु तिक्त, अगर आपने कंसेप्ट क्लियर, चाहे जैसी मर्जी ऋतु एकदम से बताओगे। ठीक है, तो आपकी वर्षा ऋतु आ रही है तो वात का प्रकोप काल है, तो वात को शांत करने के लिए क्या? मधुरम लवण खाओ, मधुरम लवण खाओगे, घी खाओगे, आपकी बात शांत रहेगी। ठीक है, फिर पित्त का प्रकोप काल कब है? शरद ऋतु में। हाँ, शरद ऋतु कब? सितंबर अक्टूबर में, तब आपका जो पित्त का काल आएगा। तो बेटे कितनी वंडरफुल साइंस है आयुर्वेद की, कि सारा कुछ क्लियर है ना। ऐसा कहीं मॉडर्न साइंस में कहाँ पढ़ाया जाता है? जो ये चीजें हैं लाइफ के बारे में, ऐसे कंसेप्ट जो हैं वो कहाँ मिलते हैं कि किस ऋतु में क्या खाना है। तो ये जो आयुर्वेद के जो कंसेप्ट है आपको, अब पित्त का काल है तो शरद ऋतु में पित्त का काल है तो क्या होगा? पित्त के रोग होंगे, तो विरेचन कराते हैं हम उसमें। और पित्त को शांत करने के लिए कौन से रस देने चाहिए? बताइए बेटे, पीछे से बताओ। मधुर तिक्त कषाय, मधुर तिक्त कषाय रस वाली चीजें हमने शरद ऋतु में देनी है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया कि वात पित्त कफ का जो है बेस है ना, रस कौन से देने हैं, कौन सी औषधियां देनी है, तो उसके हिसाब से अपनी औषधियों की भी करो। और एक ये मॉडर्न का जो पार्ट है, एक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट का भी अपने साथ जोड़ के रखना है, इसको भी अपना लो। और आयुर्वेद के प्रिंसिपल से उसके साथ रिसर्च करो कि आयुर्वेद भी तो वही कह रहा है। ठीक है, जो आयुर्वेद कह रहा है उसको आज मॉडर्न साइंस प्रूव कर रही है। गट हेल्थ के बारे में कभी सुना ही नहीं था कि मिनी ब्रेन है। आयुर्वेद तो शुरू से ही कह रहा है कि अगर हमने वात को शांत कर लिया, उसकी चिकित्सा ही सारी बड़ी आंत की है, बस्ती को क्या परम औषधि कह दिया। ठीक है, तो 80% की बीमारियां जो है आपकी बस्ती से ठीक होती हैं। बाकी जो है जो वात और पित्त को जो इसके सिद्धांतों के ऊपर करोगे तो आप एक अच्छे बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर बनोगे। और आपको जो आप प्लांट आयुर्वेदा के साथ जुड़े हो, सारे वर्ल्ड में आयुर्वेद को आपने फैलाना है, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि आपके जो बन के गए हुए आज भी जो कह रहे हैं डॉक्टर विक्रम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उनकी पूरी सपोर्ट करनी है, आपका टीम का हिस्सा बन के। और सारे मतलब लगता मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आयुर्वेद के कंसेप्ट लोगों को, उनको कितनी लगन है, कितनी तरसी हुई आंखों से देख रहे हैं आपको। तो आयुर्वेद को बहुत भारी स्कोप है, मतलब स्काई इज द लिमिट। ये तो एक बेस है ना, क्योंकि आप बस कंसेप्ट क्लियर रखो, अपने आयुर्वेद की जो सिद्धांतों को
मतलब इस तरह से ना लेना कि भाई ये जो कोई लाइट सी, हमारे जो आयुर्वेद के सिद्धांतों को साथ में लेकर के और मॉडर्न कंसेप्ट को भी साथ में लेकर के इकट्ठी उसकी करो तो आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात कही है उन्होंने, तो बहुत लंबी चीज़ है ना ये फास्टिंग। तो देखो कई बीमारियों से हम, क्योंकि हमारे तो उसको योशिनोरी ओशिमा को मिला ना नोबेल प्राइज। तो क्या है फास्टिंग? लंघनम परम औषधम। आयुर्वेद में तो कहा ही लंघन का नाम ही है लघु करना। तो वो बीच में लंबा गैप डालोगे, इंसुलिन की स्पाइक नहीं आएगी। मैंने बताया ना डायबिटीज मेलाइटस सबका कारण सिर्फ इंसुलिन है। और हर पेशेंट की, जिसको भी आप थोड़ा देखो, इसका बेली फैट आ रहा है, इसको कुछ भी शक हो, फैटी लिवर वाले का, कितने का भला कर लोगे आप? कौन सा टेस्ट रिकमेंड करना है आपने हमेशा? हर एक को फास्टिंग इंसुलिन, फास्टिंग शुगर नहीं। फास्टिंग शुगर कितनी आएगी भला? एक आदमी जो है काफी मोटा ताजा है, काफी खाने पीने रसगुल्ले खा के आ जाता है और आके बड़े खुश होकर कहता है जी मेरी तो शुगर देखो जी 90 आती है, मैं तो रसमलाई खा के आया था, रसगुल्ले 2 खा के आया था, 2 जलेबियां खाई थी मैंने, और शरीर उसका इतना मोटा ताजा है। तो उसको क्या है, उसको क्या निकलेगी शुगर? 90, 100 से कम होगी। ही इज इन दी 3rd स्टेज ऑफ दी डायबिटीज मेलाइटस। उसको कह देना भाई तुम 3 नंबर पे पहुंच गया, यू आर ए पेशेंट ऑफ इंसुलिनेमिया, हाइपर इंसुलिनेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, है ना। उसको क्या है? रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। ही इज ए पेशेंट ऑफ रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। रिएक्टिव मींस कि उसकी इंसुलिन इतनी ज्यादा आ रही है कि उसको शुगर कम कर दी। उसने रसगुल्ला भी खाया, रसगुल्ला देख के इंसुलिन फटाफट आ गई, खूब सारी इंसुलिन आ गई उसकी, और उसने चक्के उसकी सारी ग्लूकोज नीचे कर दी। तो बड़ा खुश हो रहा है आपके पास आके, डॉक्टर साहब मेरा तो शुगर में देखो 90 आती है मेरी। तो आपने तो उसका आने वाले समय के लिए बचा लिया, कितना बड़ा काम कर दिया आप लोगों ने। और कोई भी आज की डेट में आपका कोई मॉडर्न डॉक्टर फास्टिंग इंसुलिन किसी के नहीं करवाता। सब कहते हैं इंसुलिन शुगर चेक करा लो। पर शुगर चेक करके क्या करोगे? पेशेंट तो बनने वाला है, वुड बी पेशेंट को आपने संभाल लिया, उसका जीवन बना दिया। जिसका टाइम नहीं पता लग गया, अगर 5 से ज्यादा किसी की फास्टिंग इंसुलिन है तो समझो कि उसको क्या है, होने वाले समय में उसको 5 बीमारियां होनी है। कौन कौन सी? फैटी लिवर, he will suffer from the diabetes mellitus, he will definitely suffer from the hypercholesteremia। चौथा भूल गया वैसे भैया, आप कोलेस्ट्रॉल का भी कारण यही है, ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल कह देते हैं ना, उसका कारण भी यही आपका ग्लूकोज ही है। ये नहीं है, फैट नहीं है। फैट को तो लिवर खुद बनाता है बेचारा, वो जो गंदे फैट्स हैं वो आपके ग्लूकोज से रिलेटेड है। तो कोलेस्ट्रॉल का भी झगड़ा उसी से ही है, ठीक है, जो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल है। और क्या बताया मैंने? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जिसके आज फास्टिंग इंसुलिन ज्यादा है उसको कैंसर भी हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है, क्योंकि उसके स्पाइक आ रही है ना इंसुलिन की। सर एक क्वेश्चन, जैसे अभी फास्टिंग रखते हैं, नवरात्रि चल रही है, हाँ। 6-7 दिन की फास्टिंग करते हैं। हाँ। सेम डे रोजा में भी बहुत सारे रोजा रखते हैं, फिर फास्टिंग करते हाँ, हैं। हाँ। तो फिर फास्टिंग जब खोलते हैं, लाइक उस दिन हलवा पूरी चने बनते हैं या बहुत सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं हम। फाइन है। बहुत गलत है, उनको ही तो होती तो नहीं कोई है डायबिटीज वगैरह, क्योंकि इंसुलिन के नॉर्मल लेवल्स को हमने हिला दिया। हमारा व्रत इसलिए थोड़े बना था, हमने शोधन करने के लिए किया था। हमने व्रतों का कंसेप्ट ऋतुचर्या को ऋतु के हिसाब से आए। कब आते हैं सारे रोजा? कब आते हैं? मुसलमानों में भी वही आते हैं और हमारे नराते भी वही आते हैं, चेंज ऑफ सीजन। जब हम सर्दियों से शिशिर ऋतु में आते हैं, है ना, ये चैत के नराते आ रहे हैं। आपको किसमें एंटर कर रहे हो आप? रामदी, सर्दी टू गर्मियों में जा रहे हो, तो आ गए नराते बीच में। तो शोधन करना है आपको, उसमें होली उसमें कन्वर्ट होना है। उधर से भी शिशिर ऋतु में सर्दियों में एंटर कर रहे हो, कितने अच्छा कंसेप्ट है। रोजे भी उसी हिसाब से आते हैं। तो एक बेसिक कंसेप्ट तुम्हारे इसलिए बनाया गया था कि भाई फास्टिंग करके आप अपनी बॉडी की जो आपके स्टोर गंद पड़ा हुआ है उस गंद को साफ कर दो, मतलब सफाई करने के लिए व्रत रखने का आइडिया था। बड़ा सुंदर क्वेश्चन किया कि फास्टिंग वाज ए वंडरफुल कंसेप्ट ऑफ हमारे सभी कल्चर्स में, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे जैन है, चाहे क्रिश्चियंस हैं, सभी कहते हैं। तो जो अपनी बॉडी की कचरे को साफ करना है, कचरा मैं उसी को कहता हूँ कि जो आपका आम रस है, कचरा मैं उसी को कहता हूँ जो आपके अंदर जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, कचरा मैं उसी को कहता हूँ जिसको हम ग्लाइकोजन कह रहा हूँ या गंदा क्रिस्टल फैट है। उस सबको ठीक करने के लिए तो आपको कहा गया कि भाई आप भूखे रहो, ठीक है। भूखे रहने से क्या, दंगन करो, तो आपका सारे का सारा कचरा जो है वो खत्म हो। हमने क्या कर दिया, वो उससे तो कैंसर भी नहीं होगा अगर आपने फास्टिंग कर ली दिन रात, क्योंकि मुसलमानों में देखा गया उनको ये प्रॉब्लम्स कम आ रही हैं, क्योंकि वो पूरे जो गनमन बाद खा लेते हैं तो उनको तो प्रॉब्लम्स आएंगे। वो तो कचरा जितना साफ उससे भी ज्यादा उन्होंने डाल दिया। तो फास्टिंग का कंसेप्ट ये गलत है कि हमने जो इस तरह का बना दिया हमने। आज तो जब आपने फास्टिंग के दौरान ही गंद खाई जा रहे हैं, तो होटलों में जो दुनिया भर का गंद है वो खिला रहे हैं। कईयों ने वो मिलेट्स के नाम पे ऐसे होटल खोल दिए और वो ऐसा गंद खिला रहे हैं, वो टू मच बैड।
टू मच बैड। तो ये गलती नहीं करनी। फास्टिंग मीन्स फास्टिंग, ठीक है। व्रत रखते हो तो उसको उसी हिसाब से और उसी तरह से तोड़ो, अपने हाई प्रोटीन हाई फैट से। हमारे क्या करते थे जब फास्टिंग की बात करो तो घी खाते थे, घी का पकवान, घी खाओ, ठीक है, उससे फास्ट तोड़ो। पियो बिल के घी को पी जाओ। फैट की जरूरत है उस टाइम पे आपको अच्छा फैट चाहिए, अच्छा प्रोटीन चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने। ये जो बर्तों में हम आलू, ये फलाना जी बैक्थॉर्न खा रहे हैं जी, फलाना वो खा रहे हैं जी, इन चीजों का नाम ना मेरे से निकलाओ। ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो सारे के सारे आपके कचरे को और बढ़ाने वाले हैं। ये गलती मत करना कि ये जो हमने फास्ट के नाम से हैं, सारे आटे जो खा लो सारे में ग्लूकोज का देखो सही, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना। साबुदाने का बहुत ज्यादा है, साबुदाना इज द वर्स्ट। आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स सभी के पता होने चाहिए, ग्लाइसेमिक लोड पता होने चाहिए, 67 to 80। और गेहूं बेचारे का जो है गेहूं 55 है, 55। बादाम का कितना है? 1। तो घी का 0। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना कम। और कुछ हद तक मैं कई बार कहता हूँ कि यार ये नॉन वेजिटेरियन को प्रोटीन तो मिल जाता है, उनके तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, इनके इवन एग का भी कम है। और एग के बारे में बड़ा गलती ना करना, क्योंकि लोग जो व्हाइट का करते हैं, बिल्कुल गलत है। येलो जरूर खाना है, येलो इज मोस्ट इंपोर्टेंट। येलो एंड व्हाइट दोनों मिला के, गले व्हाइट के प्रोटीन में ना फंसना, क्योंकि 3 ग्राम कार्बो अपना उसमें है, 6 ग्राम टोटल मिलता है एग में। 3 ग्राम मिलता है आपके व्हाइट से, 3 ग्राम उसमें योक से, और वो इम्पोर्टेंट है बड़ा। तो नॉन वेज वालों के लिए तो कुछ इजी है थोड़ा, ठीक है। तो जो वेजिटेरियन हम जैसे लोग जो हैं उनके लिए प्रोटीन की बड़ी जरूरत है। गलत है ना, फिर खानी चाहिए। पल्सेस को ज्यादा खाएंगे तो नेचुरली बैलेंस रहेगा। काले चने हैं, राजमा है, वो नहीं खाते। बच्चे जो आजकल के वो दालें खाते ही नहीं है, उनको आदत डालो ना बेटे, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने, क्योंकि ये तो प्रोटीन को नहीं लेंगे तो फिर क्या चीज बेटे? स्प्राउट्स नहीं खाते हैं। हाँ, स्प्राउट्स खाने चाहिए, ये इसमें आपके जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो घी का इस्तेमाल जो है उस अगर साथ में करते रहोगे तो आपका जो है गुड फैट। क्योंकि बेटे हमने तो अपने जीवन में जैसे आयुर्वेद को प्रैक्टिकल रूप में देखा है, राइट फ्रॉम दी मतलब स्टूडेंट लाइफ से ही मैं मतलब इसको आयुर्वेद को इस तरह से समझा है। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।